देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है। वहीं अब कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल से लेकर नरसिम्हा राव तक सबका अपमान किया। राहुल गांधी ने तो मनमोहन सिंह को भी नहीं छोड़ा। भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान संबित पात्रा ने कहा कि एक पुण्य हुतात्मा के निधन पर जब पूरा देश शोक मना रहा है, उस समय भी राहुल गांधी और गांधी परिवार अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहा। यही कांग्रेस और गांधी परिवार की राजनीति है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का अपमान किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद बहुत बड़ा है। राहुल गांधी ने तो मनमोहन सिंह का भी अपमान किया था। यही नहीं, कांग्रेस ने तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह पर भ्रामक प्रचार कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्मारक स्थापना का फैसला किया है। राजस्थान कैबिनेट बैठक में नवगठित जिलों में से 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के निर्णय पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने ये निर्णय लेने में 1 साल का समय लगा दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस काम को लेकर उनके मन में कितना कंफ्यूजन रहा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर 3 संभाग बनाए गए थे तो कुछ सोच समझकर बनाए गए। इससे परिवेदनाओं का निपटारा जल्दी होता, क्योंकि छोटे जिले होने पर प्रशासनिक अधिकारियों को काम का निपटारा जल्द करना पड़ता है। तमाम तरह से छोटे जिले ही जनता के लिए लाभदायक हैं। गहलोत ने आगे कहा कि गुजरात आबादी के मामले में हमसे कम आबादी वाला प्रदेश है, लेकिन फिर भी वहां 33 जिले हैं। मैं नहीं जानता कि यह फैसला क्या सोच समझकर लिया गया है, लेकिन हमने सुशासन के लिए यह फैसला लिया था, ये मैं कह सकता हूँ। संभल में जामा मस्जिद के करीब एक पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी, जहां पिछले महीने सर्वे के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई थी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। जिस भूमि पर पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी, उसका भूमि पूजन आज शनिवार को वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। चौकी का निर्माण जामा मस्जिद के ठीक सामने मैदान में किया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद लिया गया था। उन्होंने कहा कि मस्जिद के पास पुलिस कर्मियों की मौजूदगी से क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत होगी और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर में शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अधिकारी ने बताया कि शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस चौकी को सत्यव्रत पुलिस चौकी कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नाम संभल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। वहीं अब संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के बाहर बनाई गई नई पुलिस चौकी को लेकर यूपी सरकार पर कटाक्ष किया है। ओवैसी ने कहा कि उनके पास शराब बार और पुलिस के अलावा किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी और चीज के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास सिर्फ पुलिस चौकी और शराब बार खोलने के लिए पैसा है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार ना तो स्कूल खोलती है और ना ही अस्पताल। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है, उसके पास केवल पुलिस चौकी और शराब बार के लिए पैसा है। इसके साथ ही ओवैसी ने पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि राज्य के मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में सबसे कम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ बंद आज शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने कटरा में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों की रिहाई के लिए भूख हड़ताल जारी रखी। वहीं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है और प्रशासन से बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने इस हफ्ते की शुरुआत में इलाके में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने की घोषणा की थी,
दरअसल समिति त्रिकुटा पहाड़ियों में प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक विभाग को 2029 तक प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से फंड मांगा है। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक डाक विभाग लॉजिस्टिक कंपनी के रूप में उभरने की योजना पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया पोस्ट के प्रॉफिटेबल बनने के मार्ग पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक उन्होंने और डाक विभाग में उनकी टीम ने 2029 तक विभाग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए शुक्रवार को वित्त मंत्री के समक्ष अपनी पूंजीगत व्यय मांगे प्रस्तुत की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के हवाई क्षेत्र में एक त्रासद घटना को लेकर अजरबैजान के राष्ट्रपति से माफी मांगी है। दरअसल अजरबैजान का एक यात्री विमान उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जब रूस ने यूक्रेनी ड्रोन हमले से बचाव के लिए अपने एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया। हालांकि शनिवार को पुतिन ने बयान जारी करते हुए ये नहीं कहा कि अजरबैजान के इस विमान को गिराने में रूस की भूमिका थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान का एक विमान बुधवार को कजाकिस्तान के अक्ताउ शहर के ऊपर उड़ते वक्त आग के गोले में बदल गया था। उस वक्त वह दक्षिणी रूस से मुड़कर आ रहा था और दक्षिणी रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले हो रहे थे जिसे रूसी वायुसेना रोकने में लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान हादसे में 38 लोगों की मौत हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर कराने की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। राहुल गांधी ने लिखा कि मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर राज्य सरकार के रवैये को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई सरकार नहीं है, सरकार अगर है तो उनको होश नहीं है। चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी या फिर उनके दोनों उप मुख्यमंत्री, ये सभी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। सवाल है कि ऐसे में सरकार कौन चला रहा है? कुछ रिटायर्ड अफसर या कुछ नेता जो सिर्फ अपने फायदे के लिए फैसले ले रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नीतीश कुमार को कैद करके रखा गया है। उनका चेहरा सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पैरालंपिक में 2 बार रजत पदक जीतने वाले योगेश कथुनिया ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित ना किए जाने पर कहा है कि पहली बात जो मैंने लोगों से सुनी वह थी कि आपके पास स्वर्ण पदक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास स्वर्ण पदक नहीं है। जब 3 पद हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य, तो केवल स्वर्ण को ही क्यों महत्व दिया जाता है? रजत और कांस्य को पहले भी मान्यता दी गई है, अब क्यों नहीं? क्या वे पदक नहीं हैं? योगेश ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मेरी खेल मंत्री जी से एक विनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इसका हकदार है उसे दे दो। मुझे चाहिए, प्रवीण को चाहिए, मनु को चाहिए, हरविंदर को चाहिए, जिन्हें पहले ही अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, जिन्होंने इस बार पदक दोहराया है, उन्हें दे दो। यही मैं कहना चाहता हूँ। और क्या कह सकता हूँ? यही कह सकता हूँ कि हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया फॉलोइंग को हटाकर अपनी उपलब्धि को गिनना चाहिए। हम रजत पदक भी लाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लाए हैं। हम रजत पदक लाए हैं और 1 बार नहीं 2 बार लाए हैं। और उसके ऊपर से अगर आप इसकी गिनती हटा दें
तो मेरे पास 3 विश्व चैंपियनशिप में पदक हैं और एशियाई खेलों में पदक हैं, तो उसे भी गिनिए, जब पॉलिसी में पहले से ही लिखा है कि आपके कुल पदक गिने जाएंगे। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए गहलोत सरकार में बनाए गए 9 जिलों को खत्म करने का निर्णय लिया है और सरकार के इस फैसले के साथ अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 41 हो गई है। हालांकि गहलोत राज में बनाए गए 17 जिलों में से 8 जिले यथावत रहेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान 1956 में बना, इसके बाद से लंबे समय तक हमारे यहाँ 26 जिले थे। इसके बाद 7 और नए जिले बने, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में 17 नए जिले और 3 संभाग घोषित किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 1957 के हिंदी आंदोलन मातृभाषी के सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन 15,000 थी, उसे भी बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का निर्णय किया है। केरल सरकार ने राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को 211 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोष प्रदान किया है। राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों, नगर पालिकाओं और निगमों के लिए यह अमाउंट सामान्य प्रयोजन निधि की एक अतिरिक्त किस्त है, जिसका उपयोग सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 211 करोड़ रुपए में से ग्राम पंचायतों को 150 करोड़ रुपए, ब्लॉक पंचायतों को 10 करोड़ रुपए और जिला पंचायतों को 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी एकत्र करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उनके कार्यालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव मुख्य निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में यह मामला ला सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह की मुहिम चल रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।